हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम इंटरनेशनल एसोसिएशन सार्क के बारे में पढ़ेंगे। अब सार्क क्या है? ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्या इस इंटरनेशनल एसोसिएशन का मेन पर्पस है, वो हम आज की हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। सार्क, तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। The South Asian Association for Regional Cooperation was established with the signing of the SARC Charter in Dhaka on 8 December 1985। अब यहाँ पर सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। द आइडिया ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन साउथ एशिया वॉज फर्स्ट रेज इन नवंबर 1980। अब सार्क को स्थापित करने का सबसे पहले जो आइडिया आया था वो यहाँ 1980 में आया था। आफ्टर कंसल्टेशन द फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ द 7 फाउंडिंग कंट्रीज, यहाँ पर सबसे पहले कंसल्टेशन लिया गया फॉरेन सेक्रेटरीज से जो कि 7 अलग अलग देशों से संबंधित थे। अब यहाँ पर सार्क की जब स्थापना हुई थी तो यहाँ पर 7 कंट्रीज यहाँ की फाउंडिंग कंट्रीज थी, जिसमें से थी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलंबो, और पहली बार यहाँ पर उनका कंसल्टेशन हुआ था कोलंबो में 1981 में। उस समय यहाँ पर 7 कंट्रीज इस सार्क की मेंबर थी और यहाँ से सबसे पहले कंसल्टेशन के बाद 1985 में स्थापना हुई थी सार्क की, ढाका बांग्लादेश में। अफगानिस्तान बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क एट द 13th एनुअल समिट इन 2005। अफगानिस्तान जो है वो 13th एनुअल समिट 2005 में सार्क का नया मेंबर बना था। द हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन आर एट काठमांडू, नेपाल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो ढाका बांग्लादेश में है। ढाका बांग्लादेश में यहाँ पर समिट हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। तो इस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। प्रिंसिपल, कॉर्पोरेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सार्क शैल बी बेस्ड ऑन। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो कि सार्क के हैं? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये कुछ नेबरिंग कंट्रीज के बीच बनाया गया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है? रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स एंड म्यूचुअल बेनिफिट। सबसे पहला उद्देश्य तो ये है सार्क का कि ये सॉवरेन इक्वालिटी पर, समानता पर काम करता है, यानी सभी के लिए ये बराबर ही सोचता है, सभी कंट्रीज जो कि इसके मेंबर्स हैं। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है इसमें, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अदर स्टेट्स। यहाँ पर दूसरी कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स के बीच में यहाँ कोई भी इंटरफेरेंस इस एसोसिएशन द्वारा नहीं की जाती। Such cooperations shall not be substitute for bilateral and multilateral cooperation, यानी कि यहाँ पर जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग है वो यहाँ पर दिया जाता है। And shall complement them. Such cooperation shall not be substitute for bilateral and multilateral cooperation, यानी कि यहाँ पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग नहीं दिया जाता है यहाँ पर। Such cooperation shall not be inconsistent with bilateral and multilateral obligation. यहाँ पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दायित्व भी नहीं दिया जाता है। मेन इसका प्रिंसिपल यही है। अब कौन कौन से मेंबर्स हैं साथ में? तो जब आपने देखा कि पहला कंसल्टेशन हुआ था तो यहाँ पर 7 मेंबर्स थे सार्क के, लेकिन बाद में 2005 में अफगानिस्तान यहाँ पर एक न्यू मेंबर ऐड हुआ। तो अगर हम एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो हाल ही में यहाँ पर टोटल 8 मेंबर्स हैं। सार्क में टोटल 8 मेंबर्स हैं और वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका
पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल। अब इसे याद करने का एक बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक यहाँ लिखी हुई है। इसे आप याद रख सकते हैं कि सार्क में कौन-कौन से मेंबर्स हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है और वो है अ एमबीबीएस पिन। एमबीबीएस पिन का फुल फॉर्म है ए से अफगानिस्तान, एम फॉर मालदीव, बी फॉर भूटान, बांग्लादेश, एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया एंड एन फॉर नेपाल। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कौन-कौन से मेंबर्स हैं जो सार्क के मेंबर्स हैं। देर आर करेंटली 9 ऑब्जर्वर टू सार्क, यानी कि ये तो मेंबर्स हैं सार्क के, लेकिन यहाँ पर 9 ऑब्जर्वर भी हैं सार्क के। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, द यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन, अब ये कौन कौन से एरिया में सहयोग करता है सार्क? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म में, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में, एनवायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस में, सोशल अफेयर्स में, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन में, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर्स में। ये एरिया ऑफ कॉपरेशन है। इनमें यहाँ पर सार्क अपना सहयोग देता है। अब सार्क के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया के पीपल्स का वेलफेयर को प्रमोट करना यहाँ पर मेन एम है, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसे बढ़ाना, उसमें सोशल प्रोग्रेस लेकर आना, कल्चरल डेवलपमेंट यहाँ पर करना। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पर सभी कंट्रीज की म्यूचुअल ट्रस्ट को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझना और उसके लिए सोल्यूशन देना। टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ यहाँ कॉपरेट करना। टू कॉपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम्स एंड पर्पस, और दूसरे इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके साथ कॉपरेट करना इसी उद्देश्य और पर्पस के साथ कि वो यहाँ पर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, यहाँ पर उनकी सोशल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर सकें। अब प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से सार्क के? तो मीटिंग ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, मीटिंग्स आर हेल्ड एट द समिट लेवल यूजुअली इन एनुअल बेसिस। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, यानी हर कंट्री की तरफ से यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, तो वो जो है वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर की जाती हैं, एनुअल बेसिस पे होती है। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज, यानी यहाँ पर जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनकी यहाँ मीटिंग होती है। द कमिटी प्रोवाइड्स ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, डिटरमाइंस प्रायोरिटीज, मोबिलाइजेस रिसोर्सेज एंड अप्रूव प्रोजेक्ट एंड फाइनेंसिंग। ये जो कमिटी है यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरीज की सभी बातों को यहाँ सुना जाता है, उसके बेसिस पे यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन होता है और यहाँ पर बाद में रिजल्ट फाइनलाइज किया जाता है। Secretariat, the SARC Secretary was established in Kathmandu on 16 January 1987. Its role is to coordinate and monitor the implementation of SARC activities, serve as the meeting of the association, and serve as a channel of communication between SARC and the other international organizations. अब यहाँ पर जो सार्क सेक्रेटरीट है ये 1987 में क्रिएट किया गया था काठमांडू में। इसका उद्देश्य ये था कि ये सभी कंट्रीज के साथ अपने कॉपरेशन को मेंटेन करे, सार्क दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी यहाँ पर कम्युनिकेट कर सके। द सेक्रेटरी कंप्राइजेज द सेक्रेटरी जनरल, 7 डायरेक्टर्स एंड द जनरल सर्विस स्टाफ। इस सेक्रेटरीट में जो सबसे पहले तो सेक्रेटरीट जनरल हैं, इसके बाद 7 डायरेक्टर्स हैं और जनरल सर्विस स्टाफ है। The Secretary General is appointed by the Council of Ministers on the principle of rotation for a non-renewable tenure of 3 years. अब ये जो यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल हैं ये कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए जाते हैं और उन्हें 3 ईयर्स तक यहाँ रिन्यू नहीं किया जाता। सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडीज, अब सार्क द्वारा और स्पेशलाइज्ड बॉडीज कौन कौन सी हैं?
तो सार्क डेवलपमेंट फंड एक तो एसडीएफ है. इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड कोलैबोरेशन इन सोशल सेक्टर सच एज पॉवर्टी एलिवेशन डेवलपमेंट. एसडीएफ का काम यह है कि वो सोशल सेक्टर जैसे कि पॉवर्टी है, एलिवेशन है, डेवलपमेंट है, इसमें मदद करें. एसडीएफ इज गवर्न बाय बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मेंबर स्टेट्स. अब जो एसडीएफ है ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अदर मेंबर्स ऑफ स्टेट के द्वारा गवर्न किया जाता है. गवर्निंग काउंसिल ऑफ एसडीएफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ एमएसएस ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. तो एसडीएफ को यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री और मेंबर्स ऑफ स्टेट द्वारा गवर्न किया जाता है. इसके बाद साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनाई गई है. तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल एक यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया में है. Degrees and certificates awarded by SAU are at par with the respective degrees and certificate awarded by the national universities and institutions. इसमें जो डिग्री और सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं वो नेशनल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं. इसके बाद है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज इट सेक्रेटरी एट ढाका बांग्लादेश. अब यहाँ पर जो साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेक्रेटरी ढाका बांग्लादेश में है. It was established to achieve an enhanced coordination and cooperation among SARC members. इसे इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन हम ला सकें सार्क मेंबर्स के बीच. इसके बाद है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल. एक सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल भी बनाई गई है. इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी हैविंग इट्स ऑफिस इन पाकिस्तान. इसका ऑफिस पाकिस्तान में है. इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क forum within the region for fair and efficient settlement of commercial and industrial trade, banking, investment, and such other disputes as may be referred to it by the member states peoples. सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है इसका ऑफिस पाकिस्तान में है. इसे बनाया गया है लीगल फ्रेमवर्क के लिए. अब सार्क और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सार्क कंप्राइजेस 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया. यानी कि सार्क ने विश्व का 3% एरिया कंप्राइज कर रखा है और 21% विश्व की पॉपुलेशन कंप्राइज कर रखी है, क्योंकि ये उन कंट्रीज से मिलकर बना है जो कि एशिया के अंदर आती है. 3.8% यूएस डॉलर 2.9 ट्रिलियन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. विश्व की ग्लोबल इकोनॉमी का 3.8% इसमें रखा गया है. क्रिएटिंग स्टैंडर्डिटीज. इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट डेंसिवली पॉपुलेटेड रीजन. ये विश्व का सबसे घना रीजन माना गया है. वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया भी है क्योंकि यहाँ पे सार्क कंट्री एशिया की कंट्रीज आई हैं. सार्क कंट्रीज हैव कॉमन ट्रेडिशन, ड्रेस, फूड, कल्चर एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट. यहाँ पर जो सार्क की कंट्रीज हैं उन सभी का ज़्यादातर एक जैसा ट्रेडिशन, ड्रेस, फूड, कल्चर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये ज़्यादातर सेम ही है. कॉमन सॉल्यूशन. ऑल द सार्क कंट्रीज हैव कॉमन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज. अब यहाँ पर जो सभी सार्क कंट्रीज हैं उनकी लगभग एक समान प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, माल न्यूट्रिशन, नेचुरल डिजास्टर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, लो जीडीपी, पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, अपलिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड. तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सार्क कंट्री की लगभग एक जैसी हैं. तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए और उसमें प्रोग्रेस लाने के लिए सभी को यहाँ पर एक कॉमन सॉल्यूशन चाहिए जो कि सभी कंट्रीज़ के लिए यहाँ ज़रूरी है. इसीलिए यहाँ पर सार्क की अपनी इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि उसके जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट नहीं हैं. वो लगभग नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और एक जैसी प्रॉब्लम में वो सर्वाइव कर रही हैं. तो सभी के लिए एक कॉमन सॉल्यूशन की यहाँ पर ज़रूरत है. इसलिए सार्क एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी 8 कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है. अब सार्क ने क्या क्या अचीवमेंट किया है, तो फ्री ट्रेड एरिया. सार्क इज एन कंपैरेटिवली अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन इन द ग्लोबल एरेना. यहाँ पर सार्क को एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन माना गया है. द मेंबर्स कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश अ फ्री ट्रेड एरिया. और जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया बनाया है विच विल इंक्रीज द इंटरनल ट्रेड एंड लेसन द ट्रेड गैप ऑफ सम स्टेट, जिससे कि उनका जो ट्रेड है वो बढ़ सके. इसके बाद यहाँ साप्टा की स्थापना हुई है, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट फॉर प्रमोटिंग ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्रीज केम इनटू इफेक्ट इन 1995. ये 1995 से शुरू किया गया था. A free trade agreement confined to goods but excluding all services like information technology agreement was signed to reduce custom duties of all trade goods.
टू ज़ीरो बाय द 2016। यहाँ पर साफ्टा ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी लॉन्च किया था, जिससे कि यहाँ पर ट्रेड बढ़ सके, लेकिन उस अग्रीमेंट के तहत यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटीज़ है, कि कस्टम ट्रेड्स होता है, उसको हटाने के लिए कहा गया था। सार्क अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, सेटिस भी बनाया गया है। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस इज फॉलोइंग द गेट्स प्लस पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच फॉर ट्रेड इन सर्विस लिबरलाइजेशन, यानी कि सर्विस लिबरलाइजेशन में ये गेट्स प्लस पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। सार्क यूनिवर्सिटी बनाई गई है, कि स्टैब्लिश्ड अ सार्क यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जो कि इंडिया में है सार्क यूनिवर्सिटी, अ फूड बैंक एंड ऑल्सो एन एनर्जी रिजर्व इन पाकिस्तान। एक फूड बैंक भी बनाया गया है सार्क द्वारा। यूनिवर्सिटी तो इंडिया में है, फूड बैंक बनाया गया है, ऑल्सो एन एनर्जी रिजर्व, एक एनर्जी रिजर्व बनाया गया जो कि पाकिस्तान में है। अब सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ इंडिया के लिए? सबसे पहली सिग्निफिकेंस तो इंडिया के लिए ये है, नेबरहुड। सबसे पहले तो नेबरहुड है, प्राइमेसी टू द कंट्रीज इमीडिएट नेबर्स, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी मेंबर्स हैं सार्क में, वो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कैन काउंट चाइना through engaging Nepal, Bhutan, the Maldives and Sri Lanka in development process and economic cooperation। यहाँ पर एक जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है, नेपाल है, भूटान है, तो यहाँ पर कैन काउंटर चाइना, चाइना को देखते हुए कि जैसे कि चाइना एक डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं हम इसे, डेवलप्ड कंट्री है, तो वैसे ही यहाँ पर जो नेपाल है, भूटान है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, इस डेवलपमेंट प्रोसेस, तो वहीं पर ये जो कंट्रीज हैं, ये डेवलपमेंट प्रोसेस में चल रही हैं, तो उनका एक इकोनॉमिक कॉपरेशन यहाँ हो सकता है। रीजनल स्टेबिलिटी, सार्क कैन हेल्प इन क्रिएशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड पीस विद इन द रीजन। सार्क ये भी कर रहा है कि ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट और पीस, यानी कि शांति लाने की कोशिश कर रहा है बाकी सारे रीजन्स में आपस में। ग्लोबल लीडरशिप रोल, यहाँ पर एक ग्लोबल लीडरशिप रोल भी है। इट ऑफर्स इंडिया अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट्स लीडरशिप इन द रीजन बाय टेकिंग अप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने यहाँ पर इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे इंडिया यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर अपनी एक लीडरशिप को भी साबित कर सकती है। गेम चेंजर फॉर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यहाँ पर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, इंडिया के लिए यहाँ पर एक गेम चेंजर हो सकता है। बाय लिंकिंग साउथ एशियन इकोनॉमीज विद साउथ ईस्ट एशियन विल ब्रिंग फर्दर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया, मेनली इन द सर्विस सेक्टर। यहाँ पर साउथ एशियन इकोनॉमी को साउथ ईस्ट एशियन से लिंक करने पर यहाँ पर इकोनॉमी में भी बहुत फर्क पड़ सकता है, और ये एक प्रॉस्पेरिटी दे सकती है इंडिया को, स्पेशली सर्विस सेक्टर में। तो यहाँ पर इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, वो यहाँ पर कुछ हद तक डेवलप्ड हो सकता है। चैलेंजेस क्या क्या हैं? लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, मोर एंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द मेंबर स्टेट्स एंड इंस्टीड ऑफ मीटिंग बाइनल मीटिंग शुड बी हेल्ड एनुअली। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग की ज़रूरत है, तभी तो यहाँ पर जब जितने ज़्यादा यहाँ एंगेजमेंट्स रिक्वायर हैं, उतने ज़्यादा नहीं हो पाते हैं सार्क द्वारा, क्योंकि ये एनुअली होता है। ब्रॉड एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन लीड्स टू डाइवर्जन ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज, यहाँ पर कॉर्पोरेशन के लिए बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ कई बार डाइवर्जन भी हो जाता है, रिसोर्सेज और एनर्जी में बहुत सारा डाइवर्जन भी यहाँ क्रिएट हो रहा है। Limitation in SAFTA. The implementation of SAFTA has not been satisfactory. A free trade agreement confined to goods, excluding all services like information technology. अब यहाँ जो साफ्टा बनाया गया है उनके द्वारा, सार्क के द्वारा, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कंफाइंड टू गुड्स, यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है गुड्स के लिए, बट एक्सक्लूडिंग ऑल सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़कर सारी सर्विसेज, एक्सक्लूडिंग ऑल सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा है, ये कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ्टा में बहुत लिमिटेशंस हैं। इंडो पाक रिलेशन, escalated tensions and conflict between India and Pakistan have severely hampered the prospect of SAARC। अब यहाँ पर कुछ देशों के बीच यहाँ पर इंटरनल अग्रेशन, टेंशन, कन्फ्लिक्ट्स भी हैं, तो वो जो वेरिएशन है वो भी यहाँ पर सार्क में एक प्रॉब्लम बन रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिसकी वजह से सार्क अपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उतना बेस्ट नहीं दे पा रहा जितना वो दे सकता था। बट ये एक अच्छा कॉर्पोरेशन ज़रूर है, क्योंकि ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ है,
और ये इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी दे रहा है जहाँ इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके अपनी लीडरशिप को भी यहाँ प्रूव कर सकता है। तो ये था सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8 मेंबर्स हैं। तो ये आप याद रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।